हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो डाइवर्जेंस मीन्स जो होता है स्प्रेड आउट होता है, इसका मीनिंग होता है डाइवर्जेंस मीन्स होता है डाइवर्ज या फिर स्प्रेड आउट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड सिंपली मेजर हाउ मच फ्लक्स इज एक्सपेंडिंग और स्प्रेड आउट। ठीक है, बेसिकली जो डाइवर्जेंस होता है वेक्टर का वो बेसिकली मेजर करता है कि कितना फ्लक्स जो है वो स्प्रेड हुआ है, कितना फ्लक्स जो है डाइवर्स हुआ है या फिर कितना फ्लक्स जो है वो एक्सपेंड हुआ है पॉइंट से। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जो होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होगा, स्केलर में होगा। मीन्स कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का जो जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं उस पर अगर उसका जो वैल्यू आएगा हम लोग को फाइनल वो स्केलर में आता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज डिनोटेड बाई डी एंड डी आई फी डिव और ये। ठीक है, ए वेक्टर। ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं या फिर ए डॉट वी से ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो वेक्टर है वो डेल डॉट ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो ये होगा लिमिट v टेंस टू 0 और ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डिवाइडेड बाई v। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक ये स्टैंडर्ड फार्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ a का। हम लोग पहले समझते हैं इसके डाइवर्जेंस का मीनिंग। ठीक है, कि कब जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव डाइवर्स होगा, कब निगेटिव डाइवर्स होगा, कब जीरो डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ, इससे क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे। ये जो है पॉइंट उससे क्या हो रहा है कि उसके अंदर जा रहा है, जो उस पॉइंट के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके साइड जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे। और मान लेते हैं कि ये 3 फ्लक्स है और जो वो जा रहा है वो 3 फ्लक्स ही जा रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स डाइवर्स नहीं हो रहा है। मीन्स कि वो जितना जा रहा है उतना ही, और जितना यहाँ से आ रहा है, मानते हैं कि एक यहाँ पे हम लोग एक सीट लगाते हैं तो जितना इससे जा रहा है उतना ही निकल रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस होता है। इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 दैन फील्ड इज सोलोनाइड। अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो होगा अगर 0 होगा, अगर 0 डाइवर्जेंस होगा तो वो बेसिकली जो फील्ड होगा वो सोलोनाइड फील्ड होगा। ठीक है, सोलोनाइड फील्ड जो होता है उसमें डाइवर्जेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है। अब हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का फार्मूला देखते हैं। ठीक है, ये जो भी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है, ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है, डेल ऑपरेटर, ये सारा जो है वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। इसमें हम लोग फार्मूला देखेंगे और इस पर जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं बस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल की। तो ऑर्थोगोनल में क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल डॉट ए से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डॉट जो होता है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर में उसका वैल्यू मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जो होता है उसका वैल्यू स्केलर में ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल डॉट ए इक्वल टू 1/h1 h2 h3 इंटू डेल अपॉन डेल यू ए यू H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल वी ए भी H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू H1 H2। ये बेसिकली होता है फार्मूला डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए का ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, पहले 1/h1 h2 h3 तीनों। ठीक है, उसके बाद डेल अपॉन डेल यू, यहाँ पे जो यू है यहाँ पे भी क्या होगा, ए यू होगा, यहाँ पे ए यू है। ठीक है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू। ठीक है, पैरामीटर्स होता है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये 1 पे आता है, ये 2 a 3। ठीक है, पहले u v w ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये u है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा 3 होगा, h2 होगा h3 होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो डेल अपॉन डेल v है, u के बाद डेल अपॉन डेल v, तो यहाँ पे क्या होगा, a भी होगा, यहाँ पे जो है ये v होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a भी होगा और v है, v कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या होगा H1 H3। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, यहाँ पे u v फिर डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जो W है वहीं पे AW हो जाएगा, और W 3 नंबर पे आता है तो 3 नंबर को छोड़कर H1 H2। तो इस तरह से हम लोग सिंपली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम लोग को ये पता है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A का वैल्यू, तो हम लोग इजीली रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/H1 H2 H3, H1 H2 H3 तीनों में जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1/1 होगा, ठीक है। इंटू del/del x, u के जगह पे x इंटू ax हो जाएगा, और यहाँ पे H2 इंटू H3 जो होगा वो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 होता है वैल्यू, ठीक है। प्लस del/v के जगह पे y, और इन द डायरेक्शन ऑफ ay क्योंकि H1 H3 का वैल्यू 1 होता है इसमें, प्लस del/del z, तो यहाँ पे हो जाएगा au का az, और H1 H2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपली, तो इसका सबसे ईजी फार्मूला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए का, ठीक है। del/del x इन द डायरेक्शन ऑफ ax प्लस del/del y ay, और प्लस del/del z az, ठीक है। ये डायरेक्शन नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू स्केलर में आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिलेंड्रिकल का, तो सिलेंड्रिकल का क्या हो जाएगा, डेल, यहाँ पे क्या होगा, डेल इंटू डेल डॉट ए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए है, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ ए हो जाएगा, और इसका फार्मूला क्या होगा सिलेंड्रिकल में, तो 1/H1 H2 H3, ठीक है। तो यहाँ पे H1 सिलेंड्रिकल का में H1 का वैल्यू क्या होता है, H1 का वैल्यू बेसिकली 1 होता है, H2 का वैल्यू क्या होता है, H2 का वैल्यू रो होता है, और H3 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू रो इंटू 1 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, तो 1/रो हो जाएगा, इंटू del/, यू के जगह पे क्या होगा, रो होगा, रो 5z होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो रो होगा, इंटू रो ए रो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H2 H3 है, ठीक है, ए यू ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे H2 का वैल्यू रो होता है और H1 का वैल्यू 1 होता है, तो रो और ए यू के जगह पे ए रो हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे ए रो हो जाएगा, प्लस del/del 5, भी के जगह पे 5 हो जाएगा, del 5, और इन डायरेक्शन ऑफ ए 5 क्योंकि इसमें क्या है, H1 है और H3 है, तो H1 और H3 का वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा, प्लस del z, और इन डायरेक्शन ऑफ सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रो az होगा, ठीक है। तो यहाँ पे del/del z, और यह होगा रो az क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H1 और H2 है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 का वैल्यू 1 होता है और H2 का वैल्यू रो होता है, तो यहाँ पे रो, और चूँकि AW है तो यहाँ पे क्या होगा, AZ होगा, तो यहाँ पे रो AZ। तो इसका फार्मूला हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फार्मूला सिलेंड्रिकल के लिए। अब स्फेरिकल की बात करते हैं, तो स्फेरिकल में H1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ऑर्थोगोनल सिस्टम में, H2 का वैल्यू क्या होता है, R होता है, और H3 का वैल्यू क्या होता है, R sin थीटा होता है। तो अब हम तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, H1 H2 H3 करते हैं, तो 1 इंटू R साइन थीटा, तो यहाँ पे R² साइन थीटा, तो 1/R साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू del/del R क्यों, क्योंकि यहाँ पे U है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पे क्या है, U है, ठीक है। उसके बाद AU, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR, और H2 H3 है, ठीक है। तो H2 और H3, तो H2 का वैल्यू स्फेरिकल में क्या है, R है, H3 का वैल्यू R साइन थीटा है, तो R इंटू R साइन थीटा क्या होगा, R² साइन थीटा, और इन द E हो जाएगा AR, ठीक है, प्लस डेल थीटा क्यों, क्योंकि V है तो थीटा है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, H थीटा है, तो H और H3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H1 का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है स्फेरिकल में, H3 का वैल्यू क्या होता है, R साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R साइन थीटा और A थीटा, प्लस del 5, क्योंकि यहाँ पे del W है इस ऑर्थोगोनल में, तो del 5 हो जाएगा। R A 5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थोगोनल में क्या है, H1 H2 और AW, तो यहाँ पे H1 के लिए स्फेरिकल में 1, और R के लिए H2 के लिए R, और AW के लिए क्या होगा, A5, तो R A5 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका हम लोग ट्रिक की तरह यूज करते हैं। इसका अगर हम लोग के पास वैल्यू होगा तो हम लोग रेक्टेंगुलर हो, सिलेंड्रिकल हो, कार्टेशियन हो, इन तीनों वैल्यू को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग ईजिली इससे याद कर सकते हैं, बस हम लोग को वो टेबल याद होना चाहिए।
जिसमें हम लोगों ने बताया जिसमें हमने बताया था कि H1 का H2 का वैल्यू H3 का वैल्यू रेक्टेंगुलर में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, स्फेरिकल में क्या होगा। ठीक है, बस इतना ही जानना है। और उसके बाद हम लोग इस रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, तीनों का वैल्यू हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।